नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और TGT आर्ट में आप जानते हैं क्लास नंबर ये 36 है। बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे आज हम लोग भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों का, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का। आप देखते होंगे टेस्ट पेपर 48 तक हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग टेस्ट पेपर पर डे दे रहे होंगे। टेस्ट पेपर से आपकी तैयारी बहुत ही बेटर होगी, बहुत ही बेटर। मैं मानता हूँ टेस्ट पेपर 48 प्रत्येक टेस्टों में 20-20 क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो चुकी है, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। आज के क्लास नंबर 36 में मूल रूप से आपका जो है बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। जैसे हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट दिया गया है प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है। कैसे बनाया गया बेटा? तो नुकीले पत्थर संभवतया चकमक पत्थर से खोद करके मूल रूप से उसका सीमा रेखा खोद दिया गया, बना दिया गया। तो ये प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में देखने को मिलता है। ऐसे कहा जाता है लोक कला का आरंभ किस काल से है? तो बेटा लोक कला भी स्टार्ट होती है प्रागैतिहासिक काल से ही। और आप जानते हैं, और जब छापा चित्रों का अंकन स्टार्ट होता है तब भी उसका राइट आंसर प्रागैतिहासिक कला केंद्र ही बनता है। तो चाहे लोक कला हो, छापा चित्र हो, ये सभी का राइट आंसर प्रागैतिहासिक काल होता है। आप जानते हैं प्रागैतिहासिक काल में 30,000 पूर्व से डाटा देखा जाता है और 30,000 से 3,000 तक का, कई जगह 4,000 और कई जगह 5,000 तक का डाटा मिलता है। इतना पुराना डाटा प्रागैतिहासिक कला केंद्र के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका यानी ब्रश, तूलिका वही ब्रश होती है पतली सी, किससे बनाते थे? तो बेटा प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकार थे वो रेशेदार लकड़ी लेते थे, चाहे बांस हो या फिर नरकुल हो, उसको कूच देते थे। एक सिर को कोट करके बढ़िया से बना देते थे, जैसे लोग गाँव में दतून करते हैं। आप देखते होंगे लकड़ी होती है, आराम से उसे दांत पे दबाते रहते हैं। कुछ लोगों का दांत कमज़ोर होता है तो वो लोग उसे कूच देते हैं, आपस में कूच देते हैं, किसी भी सतह पे रख करके ऊपर से कूच देते हैं तो थोड़ा सा वो दब जाता है और थोड़ा मुलायम हो जाता है, वही उसकी तूलिका होती है। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रकार रेशेदार पेड़ का लेते थे, बांस या नरकुल का, और मूल रूप से उसकी अपनी तूलिका बना लेते थे। उससे उनका ब्रश का काम हो जाया करता था। ये डाटा पूछा गया है, इसलिए याद रखना है। आगे एक डाटा और पूछा जाता है, आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में, बेटा ये कई बार पूछा गया है। आदिम चित्रकार किस में बनाते थे? तो पशुओं की चर्बी में मिलाते थे। साथ ही साथ प्याली के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी होती थी, चर्बी में तो मिलाते थे रंगों को, पुट्ठे की हड्डी में प्याली के रूप में लेते थे। यानी प्याली का मतलब है उसमें रंग लेते थे, पुट्ठे की हड्डी में रंग लेते थे और मूल रूप से चर्बी में मिलाया करते थे। तो ये आदिम चित्रकार काम करते थे, यानी प्रागैतिहासिक काल के चित्रकार ऐसा कारनामा करते थे। आगे बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? छापा चित्रों का आरंभ बेटा जो है प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। ऐसे अगर बात करते हैं लोक कला, तो लोक कला का भी आरंभ जो है, लोक कला का भी शुरुआत मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। लोक कला प्रागैतिहासिक काल से ही स्टार्ट होती। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन नोट डाउन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। बात करें भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई जाती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। इतना बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया वनडे एंट्रेंस में। प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई जाती है बेटा? तो ये चट्टानों को खुरदरी करके उसकी दीवारों पर बनाई गई है। यहाँ चट्टान है, कई जगह सैल लिखे होते हैं, तो सैल भी हो जाता है, चट्टान भी हो जाता है, दोनों समान ही हैं, ठीक है, समान रूप ही हैं। तो चट्टानों को खोद के या फिर सैलों को खुरदरी सतहों पर मूल रूप से उसके दीवारों पर बनाया जाता है। भित्ति चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो एक डाटा आगे और दिया गया है, आदिकालीन चित्र लाल, जिसे हम लोग गेरुआ या फिर हिरौंजी कहते हैं, काले को कोयला या फिर काजल या फिर कालिक कहा जाता है मूल रूप से, और सफ़ेद को खड़िया कहा जाता है। रंगों को किस में मिलाकर बनाया जाता था? तो बेटा गेरुआ, कालिक और खड़िया, इसको मिलाया जाता था पशुओं की चर्बी में। और मूल रूप से आप जानते हैं प्याली के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो पुट्ठे की हड्डी, पशुओं के पुट्ठे की हड्डी को मूल रूप से प्याली के रूप में प्रयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं तो पूछा गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये थोड़ा सा डाटा घुमा के पूछना चाहिए था, अब पूछ लिया। तो देख सकते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकता नीला और प्रफुल्लित हरा रंग भरा जाएगा, ये असत्य कथन है, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको सदैव याद रखना है। एक महत्वपूर्ण डाटा और आता है, पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्नलिखित में से किसमें संदर्भित है? तो बताया गया है कि गुफाओं में उकेरे गए चित्र जो है पेट्रोग्लिफ संदेश को मानते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डाटा देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। गेरुए के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रचुरता से प्रयोग करते थे, यानी सबसे ज़्यादा गेरुआ के अलावा और कौन सा रंग प्रयोग किया जाता था। तो हिरौंजी, रामराज और खड़िया यानी सफ़ेद रंग का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता था। हिरौंजी, रामराज और खड़िया का प्रयोग गेरुआ के बाद सबसे ज़्यादा किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था। तो बेटा कोयला और काजल का रूप में जो है सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया गया है। कोयला और काजल का प्रयोग सबसे अच्छे रूप में रासायनिक रंगों के रूप में देखा गया है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में। आगे हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में सामान्यतः चित्र निर्मित किए गए थे। कौन कौन से चित्र ऐसे निर्मित हैं जो किस रंग में बनाए गए, तो गेरुआ में बनाए गए या फिर चारकोल में बनाए गए। गेरुआ या फिर चारकोल में मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल के सामान्यतः चित्र बनाए गए। ज़्यादातर चित्र ऐसे ही दर्शाए गए हैं। आगे बात किया जाए तो डाटा दिया गया है प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है। तो आकृतियों के निर्माण में बेटा सीधी रेखा का प्रयोग किया गया है, वक्र का प्रयोग किया गया है और आयत का प्रयोग किया गया है। तो सीधी रेखा, वक्र और आयत तीनों रूप में जो है चित्र मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो ऐसा कोई डाटा नहीं फिक्स पूछा जाएगा कि इसके चित्र कैसे मिलते हैं। फिलहाल 3 ऑप्शन देंगे, चौथा नहीं होगा, उससे पूछा जाता है और सदैव नेगेटिव मार्किंग में आता ही है। आप जानते हैं कि पीजीटी हो या टीजीटी, यहाँ पे नकारात्मक अंकों का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल भी नकारात्मक अंकों का प्रावधान नहीं है। इसलिए वो अक्सर लोग 125 क्वेश्चंस करके आते हैं और कट ऑफ इसीलिए इसका हाई जाता है बेटा, बहुत हाई जाता है कट ऑफ। आपकी तैयारी बहुत बेटर होनी चाहिए, सभी डाटा कंठस्थ होने चाहिए। अगला पॉइंट दिया गया आदिमकालीन जो है चित्रों में रेखाओं के अलावा किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आदिकालीन चित्रों में रेखा तो जो है प्रयोग की ही जाती है। जैसे आप जानते होंगे प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व किसका है, रेखाओं का ही है। सबसे ज़्यादा प्रधानता रेखा को ही दी जाती है प्रागैतिहासिक काल में। तो इसके अलावा और क्या है, तो क्षेपांकन है। क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग बहुत अच्छे से आदिकालीन चित्रों में किया गया है। आगे बात करते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है। तो बेटा प्रागैतिहासिक चित्रों में गति और सजीवता खूब अच्छे से दर्शाया गया है। गति और सजीवता को दर्शाने का प्रयास किया गया है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में। आगे हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक चित्र क्या है बेटा। तो प्रागैतिहासिक चित्र सदैव गुहा चित्र हैं। गुहा चित्र बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया बेटा, ये डाटा बहुत बार पूछा गया, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बेल्लारी के बारे में। बेल्लारी आप जानते होंगे दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है और दक्षिण भारत में जैसे कालीबंगा हो, बनावली हो, ऐसे डाटा कई पूछे जाते हैं मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, और डाटा आते हैं रंगपुर हो, कालीबंगा हो, चनहूदड़ो हो, लोथल हो। तो ऐसे बनावली भी है और मूल रूप से बेल्लारी भी है। बेल्लारी कर्नाटका वाला बेल्ट होता है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन छपा है प्रागैतिहासिक काल के। थोड़ा बहुत डाटा यहाँ भी मिल जाता है। जैसे चक्रधरपुर हो, बेल्लारी हो, रायपुर हो या फिर कोटा राजस्थान हो, वायनाड हो, भोपाल वाला क्षेत्र, यानी कि मूल रूप से क्या आता है, प्रागैतिहासिक काल का चित्र यहाँ भी मिलता है। भोपाल में खूब विंध्याचल की पहाड़ियों पर, भीमबेटका में। तो बेल्लारी में अगर डाटा पूछा जाए तो बेल्लारी में बहुत महत्वपूर्ण डाटा ये है कि दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बेटा प्रागैतिहासिक चित्र दक्षिण भारत में पाया जाता है, तो वो केंद्र है बेल्लारी। बेल्लारी किस राज्य में है, कर्नाटका राज्य में स्थित है। बेल्लारी की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी, तो एफ फसेट ने की थी। एफ फसेट इसकी खोज करता है। 1892 में बेल्लारी को खोजने का काम एफ फसेट का है। एफ फसेट को मूल रूप से बेल्लारी ने खोजा है। पंचमढ़ी को किसने खोजा, डीएच गार्डन। डीएच गार्डन ने पंचमढ़ी को खोजा है। याद रखना है बेटा, मिर्ज़ापुर कार्लाइल ने खोजा है। बांदा सीएस सिल्वाडोर या सीएस सिल्वेराड माना जाता है बांदा के खोजकर्ता। होशंगाबाद को आप जानते ही मनोरंजन घोष ने 1922 में मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद को खोजा है। होशंगाबाद वाले में थोड़ा सा डाउट रहता है, कहीं 1920, कहीं 1921, कहीं 1922 मिलता है, लेकिन मनोरंजन घोष ने ही खोदा, याद रखना है। पचमढ़ी को डीएच गार्डन साहब ने खोजा है और बेल्लारी को मूल रूप से एफ फासेट ने खोजा है 1892 ईस्वी में, याद रखना है। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र क्या था बेटा, तो उत्तर पाषाणकालीन मानव बेल्लारी में ही निवास करता था। बेल्लारी वही कर्नाटक वाला क्षेत्र है। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं, तो जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र जो मिलते हैं वो बेल्लारी में मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं। 6 कोणों का सितारा, एक डाटा मिलता है बेटा, 6 कोणों का सितारा है, वो कहाँ अंकित है, तो वो बेल्लारी में ही मूल रूप से अंकित है। कौन सी गुफा स्पेन की, कोगुल गुफा। कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है। आदिम चित्रकला के समान क्या मिलते बेटा, तो कोगुल गुफा के समान बेल्लारी का ही दृश्य है। बेल्लारी मूल रूप से कर्नाटका में पाई जाती है। ये स्पेन की कोगुल गुफा के समान ही बताई जा रही है, ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। अच्छा, शहद एकत्रित करता हुआ आदि मानव, ये कहाँ चित्रित है बेटा, शहद एकत्रित करता हुआ आदि मानव। शहद एकत्रित
करता हुआ आदिमानव ये कहाँ पे चित्रित है बेटा? तो ये पंचमढ़ी में चित्रित है। पंचमढ़ी को ही मूल रूप से डी.एच. गार्डन ने खोजा था 1936 में, याद रखना है। पंचमढ़ी, शहद एकत्रित करता हुआ मानव। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे और से क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक क्षेत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, उनके लेखक हैं। एक साइड में पुस्तक, दूसरी साइड में लेखक है। इधर पुस्तक आते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 1967 ईस्वी में लिखी जाती है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता इसके लेखक हैं। ऐसे डाटा आता है राग पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। राग पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स बेटा ये पुस्तक 1936 ईस्वी में लिखी जाती है। डी.एच. गार्डन साहब इसे लिखते हैं। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग क्या है बेटा? तो ये 1958 ईस्वी में लिखी जाती है। एलन हार्टक ब्रांडिक मूल रूप से प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग को लिखते हैं। प्रीहिस्टोरिक इंडिका एक पुस्तक है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। स्टुअर्ट पिगाट की है। स्टुअर्ट पिगाट की प्रीहिस्टोरिक इंडिका है, 1950 में लिखी जाती है, याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा ये भी है। आगे हम लोग बात करते हैं, दो पुस्तक और हैं, जैसे अवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक है, 1952 में लिखी जाती है। असित कुमार हल्दर साहब लिखते हैं। बहुत फेमस है बेटा असित कुमार हल्दर, बार बार चित्रकला में आपसे पूछे जाएंगे। और एक डाटा और आता है, पुस्तक का नाम है इंडियन पेंटिंग्स, 1929 में लिख दी जाती है। पर्सी ब्राउन साहब इसे लिखते हैं। तो स्टुअर्ट पिगाट की प्रीहिस्टोरिक इंडिका है, इंडियन पेंटिंग्स पर्सी ब्राउन की है, जबकि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को किसने लिखा है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने लिखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसको आपको सदैव याद रखना है, आपके मस्तिष्क में चलना रहना चाहिए। अब मोहनजोदाड़ो से एक डाटा बार बार पूछा जाता है। नर्तकी है, एक डांसिंग गर्ल मिली थी। डांसिंग गर्ल की हाइट पूछी जाती है बेटा। ये 10.5 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। कई जगह इंची में पूछा गया है, तो 4.13 इंच में भी है। 4.13 इंच या फिर 10.4 सेंटीमीटर मूल रूप से इसकी हाइट है। आगे हम लोग बात करते हैं तो मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता में कुछ डाटा और पूछ लिया जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता कह दिया जाता है। हड़प्पा का संबंध किससे है? तो इंडस वैली से है मूल रूप से हड़प्पा का संबंध। और सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन और किसने की थी मूल रूप से? तो बेटा सिंधु सभ्यता में निर्देशन तो जॉन मार्शल का था, आप जानते हैं, सर जॉन मार्शल मूल रूप से इसका निर्देशन देते हैं। जबकि राय बहादुर दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी मूल रूप से इसको खोजने का काम करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके सिलेबस में है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ही पूछा जाता है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित है बेटा? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से हैं। सिंधु सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे? प्रमुख नगर जब नाम आएगा 2 ही आएंगे। प्रमुख नगर अगर पूछा जाएगा बेटा 2 ही आएंगे। प्रमुख नगर 2 ही आएंगे, याद रखना है। सदैव ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। अगर प्रमुख नगर पूछ लिया जाए, याद रखना है 2 पूछे जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए अच्छा डाटा टोटल कितना है, अगर नगरों की संख्या पूछ ली जाए कितनी है, तो टोटल नगर 6 आ जाएंगे। नगर 6 हैं, प्रमुख नगर 2 हैं। 6 नगर में कौन कौन सा है? बनावली, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। तो ये 6 प्रमुख हो जाएंगे, जबकि प्रमुख नगरों में मूल रूप से 2 ही डाटा आता है। अच्छा आगे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? यहाँ भी आप देख सकते हैं नगरों की संज्ञा मांगा है, तो 6 हैं बेटा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा और बनावली। मूल रूप से ऐसे 6 नगर आते हैं सामने। ठीक है, तो डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार वनडे एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। टीजीटी पीजी कला में तो बार बार पूछे ही जाते हैं। ऐसे ही डाटा पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के कितने, मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? तो बेटा जो नगर यहाँ मिले, 6 नगर ऐसे मिले हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, लोथल हो, चन्हूदड़ो हो, कालीबंगा हो, बनावली हो। प्रमुख नगर 2 हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। मूल रूप से ऐसे नगर हैं जिसे कितने भागों में बांटा गया है? तो मूल रूप से एक दुर्ग में बांटा गया, दूसरा पूर्वी टीला में बांटा गया, यानी टोटल 2 भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। एक डाटा और पूछा जाता है, बार बार आपको परेशान करता होगा। एक जो है नटराज की मूर्ति मिलती है, हड़प्पा से नटराज की मूर्ति मिलती है, उसकी हाइट पूछी जाती है। तो 3.6 बाई 8 इंच, कई जगह ये डाटा मिलता है 3.6 बाई 8 इंच, कई जगह 3.7 बाई 8 इंच लिखा ही मिलता है, कई जगह ये सेंटीमीटर में पूछ लिया जाता है। 9.2 सेंटीमीटर है बेटा, 9.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। डाट में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। 3.6 बाई 8, 3.7 बाई 8 ये दोनों ऑप्शंस अथवा में रहेंगे, एक या दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है,
3.6/8 या 3.7/8 में से कोई एक ही रहेगा। अगर सेंटीमीटर में है 9.2 रहेगा, 9.5 रहेगा, 9.10 रहेगा, ऐसे डाटा दिया जाएगा। एग्जैक्ट डाटा आपसे पूछ लिया जाएगा। 9.2 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पूछी गई है कि सिंधु सभ्यता थी, तो बेटा सिंधु सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता थी। कांस्यकालीन सभ्यता। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले मानव जो धातु उपयोग करता है उसका नाम है तांबा। बेटा तांबा सबसे पहले वो प्रयोग करता है। आगे डाटा पूछा जाता है नील नदी घाटी की सभ्यता यानी मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? तो इराक के समकालीन थी बेटा, और उसे हम लोग सैंधव सभ्यता के नाम से जानते थे। सैंधव सभ्यता के नाम से जानते थे। किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मूल रूप से मेहरगढ़ से ऐसा डाटा मिला है। मेहरगढ़ इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। एक डाटा और आपको बार बार परेशान करता होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलते हैं बेटा? तो कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में ही मिलता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती करना आरंभ सबसे पहले कहाँ से किया गया? तो वस्त्रों के लिए बेटा कपास, आप जानते हैं वस्त्र निर्माण में कपास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वस्त्र के लिए कपास सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? तो सिंधु सभ्यता में ही होता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में मूल रूप से इसकी खेती स्टार्ट होती है। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है कालीबंगा। आप जानते होंगे कालीबंगा वही वाला क्षेत्र है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगा से क्वेश्चंस आपकी जो है सिलेबस में खूब पूछे जाते हैं। कालीबंगा की अगर बात करते हैं 1961 में इसकी खोज होती है। BH लाल और BK थापड़ इसको खोजते हैं। हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के बाएं तट पे बेटा ये स्थित है, याद रखना है। आगे बात करें कालीबंगा के बारे में तो 1961 ईस्वी में किसके निर्देशन में कालीबंगा खुदाई हुई? तो BL लाल और BK थापड़। सिंधु काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत। बेटा एक जुते हुए खेत कहाँ मिलती है? तो कालीबंगा में मिलती है। जुताई हुए खेत मूल रूप से कैसे मिल जाते हैं? कालीबंगा में मिल जाते हैं। बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेलनाकार जो तंदूर है बेटा वो कालीबंगन से ही प्राप्त होता है। कालीबंगन इसका राइट आंसर होता है। कालीबंगन के भवन बने हैं तो कच्ची ईंटों से मूल रूप से कालीबंगन के भवन बने हुए हैं। अच्छा, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो को किसने खोजा? MG मजूमदार ने खोजा है। MG मजूमदार। चनहुदड़ो आप जानते होंगे सिंध प्रांत वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है चनहुदड़ो। सबसे पहले लिपस्टिक, लाली लिपस्टिक, ये सब वही मिलता है, चनहुदड़ो में ही मिलता है। सौंदर्य प्रसाधन चनहुदड़ो में मिल जाता है। ठीक है। एक डाटा और बार बार पूछा जाता है, वो है सैंधवकालीन किस स्थल से फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो बेटा अलंकृत ईंटें खूब जो है रंग बिरंगी ईंटें मिली हैं, वो कालीबंगन से ही मिलते हैं। तो कुल मिला के आज का क्लास जो है यही हम लोग बाइंड अप करते हैं। क्लास नंबर 36 है, सुपर फास्ट रिवीजन है। 2 डाटा हमने लिया, सिंधु घाटी सभ्यता और भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जिसमें बहुत सारे डाटाज आपको मिले होंगे। जैसे बनावली आप जानते होंगे, बनावली खोजकर्ता कौन है? RS बिष्ट। RS बिष्ट यानी हरियाणा हिसार वाला बेल्ट होता है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। RS बिष्ट कब खोजते हैं? तो 1973 से 1974 के बीच मूल रूप से इसकी खुदाई हो जाती है बनावली की। ऐसे बार बार पूछा जाता है दैमाबाद। दैमाबाद आप जानते होंगे ये अहमदनगर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होता है, गोदावरी और प्रवरा नदी के बीच में स्थित है। अच्छा, एक डाटा और पूछा जाता है, हड़प्पा किस नदी पे है? रावी। मोहनजोदाड़ो किस नदी पे है? सिंधु। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी। हड़प्पा खोज करता दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो खोज करता RD बनर्जी। हड़प्पा कब खोजा गया? 1921 में। मोहनजोदाड़ो कब खोजा गया? 1922 में। 1 साल का अंतर है केवल। चनहुदड़ो कब खोजा जाता है? 1931 में। कौन खोजता है? MG मजूमदार। ठीक है, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जैसे मोहनजोदाड़ो सिंधु पे है, ऐसे चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है, और उम्मीद करता हूँ पूरा डाटा आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।